गुड मॉर्निंग 12th क्लास साइंस स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम। तो पिछली क्लास में हमने मोलरता, नॉर्मलता इनके बारे में पढ़ा था। द्रव्यमान प्रतिशत भी पढ़ रखा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम कि हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं, दोष, लिमिटेशन क्या होती है। तो हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया। विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई कोई भी गैस की मात्रा m, मान लो ये कोई विलायक है, हो सकता है जल हो या जल के अलावा कोई भी विलायक ले सकते हैं। इस विलायक में कोई गीले पदार्थ को घोला गया, हो सकता है सोडियम क्लोराइड हो या कोई और, ये घोल दिया, क्या प्राप्त हो गया, विलयन। विलयन के मुख्य घटक दो होते हैं, विलयन के घटक होते हैं दो, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, विलयन का। तो अगर ये जल है, ये विलायक के रूप में है और इसमें नमक को हमने घोल दिया, ये विलेय है, तो विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो इस विलायक के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम शो करते हैं स्मॉल m से। विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ या विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो साम्य अवस्था पर आरोपित दाब, प्रेशर के समानुपाती होता है। क्या मतलब है कि अगर ये कोई अभिक्रिया बंद पात्र में संपन्न हो रही है और इसकी साम्य अवस्था आती है, तो साम्य अवस्था पर जो आरोपित दाब है वो विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा m के समानुपाती होता है। अब प्रश्न ये आता है कि साम्य अवस्था क्या होती है। तो साम्य अवस्था को पहले समझने के लिए ये एक बंद पात्र ले लिया, बंद पात्र, क्योंकि साम्य अवस्था की विशेषता होती है कि खुले पात्र में साम्य अवस्था कभी भी स्थापित नहीं होती है। तो बंद पात्र में कोई विलायक और विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ घोल दिया और ये बन गया विलयन। अब हम इसे अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर विलायक के अणु भी गैस अवस्था में आएंगे और विलेय के भी गैस अवस्था में। फिर धीरे धीरे देखेंगे अपन तो ये विलायक के अणु कौन सी अवस्था में आ रहे हैं, गैस अवस्था में। इसका मतलब यहाँ वाष्पन की घटना हो रही है। किसकी घटना हो रही है, वाष्पन की। यहाँ वाष्प की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वाष्प के अणु आपस में जुड़कर वापस द्रव अवस्था में आ जाएंगे। उस स्थिति को कहते हैं संघनन। तो अगर हम बंद पात्र में अभिक्रिया नहीं कराएं तो सिर्फ कौन सी घटना होगी, वाष्पन की घटना। हमें वाष्पन के साथ साथ संघनन की घटना भी करानी है, तो बर्तन को क्या करना होगा, बंद पात्र कौन सा लेना होगा, बंद पात्र, क्रॉस सिस्टम लेना होगा। तो पहले वाष्पन की घटना ज्यादा होती है, संघनन नहीं होता है। धीरे धीरे वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी और संघनन भी होने लगेगा। तो वाष्पन की दर और संघनन की दर जब बराबर हो जाती है तो वो अवस्था कहलाती है साम्य की अवस्था या साम्य अवस्था। जितने द्रव के अणु गैस में जाते हैं उतने ही गैस के अणु वापस द्रव अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है। तो ये साम्य की अवस्था में आरोपित दाब जो होता है उसी की बात हेनरी के नियम में की जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, हेनरी का नियम क्या होता है कि विलायक के, कोई भी विलायक हो सकता है, विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित, ये विलायक, इसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है मतलब m, वो साम्य अवस्था पर आरोपित दाब P के समानुपाती होती है। तो क्या लिख सकते हैं कि ये हेनरी का नियम है।
आरोपित दाब P, दाब तथा विलयन के संगठन में संबंध को सबसे पहले किसने बताया? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? फिक्स। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है स्मॉल m, वो साम्य अवस्था पर आरोपित दाब मतलब P के समानुपाती होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? m समानुपाती P और T क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। तो m बराबर Kp और यहां K क्या है? एक स्थिरांक है जिसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक। यहां K एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। ये थोड़ा रफ कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? m अपॉन p अगर की जाए तो m अपॉन p बराबर k आएगा, या m अपॉन p बराबर कांस्टेंट। ये वो अपना हेनरी का नियम क्या है कि विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो m, वो साम्य अवस्था पर आरोपित दाब P के समानुपाती होता है। तो ये तो हेनरी का नियम, नोट कर लो एक बार। अब बात करते हैं अपन हेनरी के नियम की सीमाएं, कि ये हेनरी का नियम कौन कौन सी कंडीशन है तब भी लागू होगा। हर कंडीशन पर, हर स्थिति में हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। तो सीमा या लिमिटेशन की बात करें तो पहली क्या हो सकती है कि जो साम्य अवस्था पर आरोपित दाब है वो दाब होना तो चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, तापमान का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट तो क्या है, दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि जो गैस है विलेय पदार्थ वो विलायक से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, या यूं कहें कि विलायक के अंदर गैसों का न तो संगुणन होना चाहिए ना ही वियोजन। और लास्ट है विलयन क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। अब यहाँ दो शब्द आए कि संगुणन और वियोजन क्या होते हैं। तो संगुणन और वियोजन का तात्पर्य कि किसी गैसीय पदार्थ को अगर हम विलायक में बोले, गैस के मान लो 1000 अणु है, कितने मॉलिक्यूल? 1000। अब 1000 अणु जैसे विलायक में घुलते हैं तो ये 500 हो जाते हैं। कितने हो गए? 500। इसका मतलब ये जो गैस के अणु है ये आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर बड़े अणु बना देते हैं। तो ये 1000 अणु किस में चेंज हो गए? 500 में। तो ये अणुओं का जुड़ना क्या कहलाता है? संगुणन। संगुणन वाली स्थिति अगर होती है तो उस विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा शब्द आता है वियोजन, डिसोसिएशन। अब वियोजन का मतलब क्या है कि अगर गैस के 1000 अणु हैं और वो विलायक में घुलते हैं और कितने हो जाते हैं? 1500। अणुओं की संख्या बढ़ गई है। अणुओं की संख्या बढ़ने का मतलब गैस के अणुओं में वियोजन हो गया, टूट गए। गैस के अणु अगर टूटते हैं अर्थात वियोजन होता है तो भी उस विलयन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। विलयन तनु होना चाहिए। तनु विलयन क्या होता है? पढ़ रखा अपन ने। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तो कम और विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, वो विलयन कहलाता है तनु विलयन। तो हेनरी के नियम की सीमाएं कितनी हुई? 4। फर्स्ट, दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि विलायक के अंदर गैसीय पदार्थ या विलेय पदार्थ का न तो वियोजन होना चाहिए ना ही संगुणन होना चाहिए। और लास्ट है कि विलयन क्या होना चाहिए? तनु।
हेनरी का नियम हमेशा तनु विलयन पर ही लागू होता है। लिख लो, स्क्रीनशॉट लो।